वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज ऑन टॉपिक बिजनेस। बिजनेस के आगे इसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट आर इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। अब इन तीनों सब टॉपिक्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्री, दैट इज ऑन टॉपिक बिजनेस। बिजनेस तो पहले बिजनेस के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं कि बिजनेस क्या चीज़ है। इसके आगे इसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जब भी जिस भी एक्टिविटी के बीच में हमारा पैसा इन्वॉल्व होता है, इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होता है, तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी बिजनेस हो उसमें हमारे पास पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब भी हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं, जब मॉनिटरी फॉर्म में हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं, तो हम उस एक्टिविटी को इकोनॉमिक बोलते हैं। तो बिजनेस में भी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसमें हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें हम कुछ इनपुट दे रहे हैं। एंड इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स। अब जो भी बिजनेस है उसमें हम गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि अगर कोई शैम्पू की कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो शैम्पूज को प्रोड्यूस कर रही है। अगर कोई ऑटोमोटिव बिजनेस है तो उसमें वो ऑटोमोटिव पार्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। अगर कोई साबुन की फैक्ट्री है, बिजनेस कोई साबुन का स्टार्ट किया है, तो उसमें वो साबुन के जो टिक्कियां हैं उसको वो प्रोड्यूस करेगा, और प्रोड्यूस होने के बाद उसकी सेल होती है। प्रोडक्शन एंड सेल, ये दोनों चीजें होनी जो है वो साथ साथ पैरेलल चीजें हैं, क्योंकि अगर प्रोड्यूस हो जाए उसके बाद अगर सेल ना हो उस प्रोडक्ट की, तो उस बिजनेस का कोई फायदा नहीं है। तो दैट बिजनेस विल गो इन लॉस। तो प्रोडक्शन होने के बाद हम उस गुड्स का, जो हमने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, उसकी हम सेल करते हैं। और सेल होने के बाद क्या होगा? जब वो कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है तो उसके बाद उसकी सर्विसेज जो हैं वो हम इन एक्टिविटी में प्रोड्यूस देते हैं, उनको शेयर करते हैं। जैसे कि हमने कोई एक चीज़ नई अगर हम परचेज करते हैं, जैसे कि एक वॉशिंग मशीन अगर हम परचेज कर लेते हैं, या कोई बाइक परचेज कर लेते हैं, अगर कल जाकर कुछ टाइम बाद उसमें कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत जो आ जाती है, तो उसके लिए हमें सर्विसेज चाहिए। तो वो जो बिजनेस है जहाँ से हमने डील किया था, वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है फॉर द मेंटेनेंस, ताकि जो भी उसमें दिक्कत हो चुकी है, जो खराबी आई है, उसको वो ठीक कर सकें। तो दोज आर कॉल्ड सर्विसेज। तो बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें कि पैसा इन्वॉल्व है, जिसमें हम इन्वेस्ट कर चुके हैं, जिसमें कि हम प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं, और उसकी सर्विसेज जो है उसको हम अंडरटेक करते हैं विद अ मोटिव। मोटिव क्या है हमारा बिजनेस का? ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। नंबर वन, कि जो भी हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसमें हमें कुछ प्रॉफिट अर्न हो, हम उसमें प्रॉफिट जो है अर्न करें बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी। ये बड़ा जरूरी चीज है। सिर्फ और सिर्फ अर्निंग प्रॉफिट इज नॉट द मोटिव, बट ह्यूमन नीड, जो हमारा कंज्यूमर है, उसकी नीड्स क्या हम सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दें, सिर्फ प्रॉफिट कमा लें, लेकिन हमारा जो कस्टमर है, जो हमारा कंज्यूमर है, वो अगर सेटिस्फाई नहीं है, तो वो प्रॉफिट ज्यादा देर के लिए नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर कस्टमर आज हमारी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो कल जो है आकर, जब उसका वो प्रोडक्ट उसको दोबारा से चाहिए होगा, तो वो हमारे पास नहीं आएगा, वो किसी एक ऐसे बिजनेस के पास जाएगा जहां पर कि उसकी कंज्यूमर नीड जो है वो सेटिस्फाई होती हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कि जिसका मोटिव जो है दैट इज नॉट ओनली अर्निंग प्रॉफिट, बट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी। तो दोनों चीजें जो हैं वो बड़ी जरूरी हैं, कि हम बिजनेस में प्रॉफिट भी अर्न करें और साथ के साथ ह्यूमन नीड्स को भी सेटिस्फाई करें। नेक्स्ट इज द एक्टिविटी में कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कि हमारा प्रोडक्शन और परचेज गुड्स का जो है वो साथ के साथ चलेगा, ताकि हम अपने जो कंज्यूमर हैं उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें।
चलिए आगे, चलिए अब हम इसके करेक्टर्स की बात करते हैं। बिजनेस के करेक्टर्स कौन से हैं, बिजनेस एक्टिविटीज में कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें ध्यान देने हैं। तो सबसे पहला तो है दैट इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने आपको पहले अभी बता चुका हूं कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस में हम कुछ ना कुछ पैसे की फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं। तो इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि हम इसमें पैसा लगा चुके हैं, हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दिस इज फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। नंबर 2, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन मीन्स जो हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। कोई भी बिजनेस ऐसा है जिसमें हम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे, अगर वो सर्विसेज वाला बिजनेस नहीं है, अगर हम कोई मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन की बात करते हैं किसी बिजनेस में, तो हमें वहां पर हमारे गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा या फिर प्रोक्योर करना पड़ेगा। प्रोक्योरमेंट मीन्स होता है परचेज करना। कुछ एक ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, कुछ एक ऐसे बिजनेसेस हैं जहां पर कि हम प्रोड्यूस नहीं करते, हम एक जगह से सामान को खरीदते हैं और उसके बाद उसमें कुछ प्रॉफिट अपना ऐड ऑन करके उसको आगे बेच देते हैं टू आवर फाइनल कस्टमर। तो प्रोड्यूस भी कर सकते हैं या फिर हम प्रोक्योर कर सकते हैं, परचेज करके गुड्स को आगे जो है ट्रांसफर कर सकते हैं टू द कंज्यूमर्स, फाइनल कस्टमर। देन नंबर 3 कैरेक्टर इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। तो हम सेल करेंगे या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स से जो है हमें बहुत पहले के ज़माने में एक्सचेंज ऑफ गुड्स हुआ करता था ट्रेड के नाम पर। ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे कुछ कमिंग स्लाइड्स पे, कि ट्रेड जो है दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो बहुत पहले ज़माने में क्या होता था, बिजनेस किस तरह से हुआ करता था कि अगर किसी किसान के पास चावल है और उसके पास चीनी नहीं है, तो वो गांव-गांव गली-गली जाकर वो अपना चावल दे दिया करता था और उसके बदले में चीनी ले लिया करता था। तो दैट वाज एक्सचेंज ऑफ गुड्स। इसी तरह से अगर किसी को कपड़ा चाहिए तो वो कपड़ा लेकर कपड़ा अपने पास रख लेता है, और अब उसके पास अगर कोई चीज है जैसे कि अगर बर्तन है तो वो बर्तन उस आदमी को दे देगा। तो दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी जो कि आजकल हमारे हमारे देखने में नहीं मिलती है। आजकल हम एक्सचेंज करते हैं ऑफ मॉनिटरी फंड्स। ओके, देन नंबर 4 इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये बड़ा जरूरी है कि जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको हमें डील करना है ऑन अ रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस पर क्यों, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम डील नहीं करेंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस तो उस केस में हमारा बिजनेस जो है वो बिल्कुल ही ठंडा हो जाएगा, उसके बाद वो बिजनेस ज्यादा देर नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक कस्टमर है, एक कंज्यूमर है जिसको कि दूध का एक पैकेट चाहिए, अमूल दूध, जो आजकल हम दूध के पैकेट जो हमें मिलते हैं, अगर किसी एक पर्टिकुलर शॉप में वो दूध का पैकेट मिल रहा है और वो कस्टमर उस दुकान पर जाकर वो दूध का पैकेट खरीद लेता है। आज उसने वो दूध का पैकेट खरीद लिया, कल खरीद लिया, लेकिन 4 दिन बाद वो दुकानदार जो है वो डील नहीं कर रहा उस गुड्स और सर्विसेज में ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो 4 दिन बाद उसके पास दूध का पैकेट नहीं है। वो कंज्यूमर आया, उसने वो दूध का पैकेट मांगा, उसको वो नहीं मिला, वो वापस चला गया। अगले दिन वो फिर आया, उसके पास दोबारा से वो दूध का पैकेट नहीं मिला, वो दोबारा वापस चला गया। अगर ये कॉन्टिन्यूसली 4-5 दिन बाद तक हमें वो दूध का पैकेट वहां पर नहीं मिलेगा, उसके बाद मतलब वो डिसकंटिन्यूटी जब आ जाती है, तो उस केस में वो कंज्यूमर के माइंड में एक ऐसा परसेप्शन बन जाएगा कि यहां पर हो सकता है कि वो प्रोडक्ट जो कि उसको चाहिए, जो उसकी नीड है, वो मिले या ना मिले, उसकी कोई गारंटी नहीं है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो जो दुकानदार है, वो जो बिजनेसमैन है, छोटा दुकानदार है, वो उस गुड्स और सर्विसेज में रेगुलर बेसिस पर डील नहीं कर रहा। वो कभी तो वो प्रोडक्ट उसके पास है या कभी वो प्रोडक्ट नहीं भी है। तो ये बड़ा जरूरी है कि अगर आप बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको उन गुड्स में या सर्विसेज में रेगुलर बेसिस पर डील करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट अर्निंग। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें कि प्रॉफिट अर्निंग जो है नहीं है। हमने पहले भी डिस्कस किया कि बिजनेस की 2 ही मोटिव्स हैं। पहली चीज है प्रॉफिट अर्निंग, नंबर 2 इज सेटिस्फाइंग द ह्यूमन नीड्स, जो कस्टमर है उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करना। तो अगर कोई ऐसी बिजनेस है जिसमें कि हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, मतलब इनपुट तो देते जा रहे हैं, हम इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, लेकिन वहां से आउटपुट हमें नहीं मिल रहा, हमें उसमें से प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो वो बिजनेस जो है वो फेल हो जाएगा। तो दैट इज नॉट अ गुड कैरेक्टर ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी। तो एक बिजनेस एक्टिविटी का गुड कैरेक्टर क्या है, प्रॉफिट अर्निंग, कि हमें उस बिजनेस से प्रॉफिट अर्न होना चाहिए, ताकि हम अपने जो, अगर हमें किसी बड़ी दुकान में
अगर उसने कुछ और एम्प्लॉयज रखे हुए हैं तो उसको उस प्रॉफिट से उसे सैलरी भी पे करनी है, अपने दुकान का खर्चा भी निकालना है, बिजली का खर्चा भी निकालना है, अपने लिए प्रॉफिट जो कमाएगा उससे उसको अपना घर भी चलाना है। तो प्रॉफिट अर्निंग जो है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। नंबर 6 इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, इसका मतलब ये हुआ कि हमें रिटर्न जो है, जो आउटपुट है, हमें मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अब दुकान पे अगर किसी एक पर्टिकुलर छोटी सी दुकान की जब मैं बात कर रहा हूं जहां पर कि वो कस्टमर अमूल दूध का पैकेट लेने आया था, उस दुकान के अंदर बहुत सारे ऐसे गुड्स और सर्विसेज हैं जो कि कस्टमर अवेल कर सकते हैं। अब उस दुकानदार ने उसमें बहुत सारे ऐसे गुड्स रखे हुए हैं जिसमें कि उसको अनसर्टेनिटी है कि रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, वो एक दुकानदार सनसिल्क का जो है पाउच रखता है शैम्पू का, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा, कस्टमर की डिमांड है या नहीं है। तो अनसर्टेनिटी है कि वो जो गुड है वो खरीदेगा कस्टमर या नहीं खरीदेगा, उससे उसको प्रॉफिट वापस आएगा या नहीं आएगा, तो इसकी बड़ी अनसर्टेनिटी रहती है। 7th पॉइंट इसके साथ मिलता जुलता ही है कि एलिमेंट ऑफ रिस्क, दैट इज द रिस्क कि हमें रिटर्न मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो एलिमेंट ऑफ रिस्क इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन बिजनेस एक्टिविटीज। कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा ऐसा नहीं है जहां पर कि रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। बिजनेस और रिस्क दोनों ही एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं जैसे कि सिक्के पे हेड और टेल। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि एक बड़े लेवल पर कोई बिजनेस है तो उसमें भी रिस्क इन्वॉल्व है। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जैसे कि रिलायंस है, टाटा है, आदित्य बिरला ग्रुप्स हैं, इस तरह के मुठूट करके जो बड़े बड़े हमारे पास बिजनेसमैन हैं, अगर वो कोई नया सेगमेंट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो क्या ये कंपलसरी है कि उसमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा? नहीं, नहीं कह सकते हम, क्योंकि वहां पर भी रिस्क है। रीजन, क्योंकि कस्टमर की डिमांड, जो कस्टमर की नीड है, वो इतनी फ्लक्चुएट होती है टाइम के साथ साथ, क्योंकि वो हम जो है जस्टिफाई नहीं कर सकते, सेटिस्फाई नहीं कर सकते टू ईच एंड एवरी कस्टमर। तो देर इज ऑलवेज अ एलिमेंट ऑफ रिस्क कि वो जो बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं या जो गुड्स या जो सेगमेंट हम लॉन्च कर रहे हैं नया, वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो देर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क इन बिजनेस एक्टिविटी। तो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टर्स जो अभी हमने डिस्कस किए। अभी हम इसके आगे हम बात करते हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 इज इंडस्ट्री, नंबर 2 इज कॉमर्स। इन बिजनेस एक्टिविटीज को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। और तो पहली जो है इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज है और दूसरी है कॉमर्शियल एंटरप्राइज। पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री वर्ड हमारे लिए नया नहीं है, हम सब टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं। तो इंडस्ट्री एक ऐसी एक्टिविटी है बिजनेस की जो कि कंसर्न्ड है विद प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स। प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स, जहां पर कि हम हमारे मटेरियल को, हमारा रॉ मटेरियल को, हमारे गुड्स को हम प्रोड्यूस करते हैं या फिर प्रोसेस करते हैं। किसी अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें तो वहां पर पार्ट जो है, ऑटोमोटिव पार्ट जो है, उसको प्रोड्यूस किया जाता है या फिर प्रोसेस किया जाता है, जिसको हम बाद में हम बोलते हैं असेंबली कर दी गई। तो वो पार्ट बिजनेस का जो कि कंसर्न्ड है विद द प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स, उस पार्ट को हम बोलते हैं इंडस्ट्री। इसका सेकंड पार्ट जो है बिजनेस का, उसको हम बोलते हैं कॉमर्स। कॉमर्स वो पार्ट है बिजनेस का दैट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब सपोर्ट करने वाली एक्टिविटीज। इंडस्ट्री में हमने अभी हम जैसे हमने पिछली स्लाइड में बात की कि हमारा मटेरियल जो है, जो हमारे गुड्स है, उसको प्रोड्यूस कर लिया, लेकिन अब सेल करने के लिए हमें कुछ एक ऐसी एक्टिविटीज, कुछ एक ऐसा सपोर्ट चाहिए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज रिक्वायर्ड हैं जिसके बिना की हो सकता है कि हम प्रोड्यूस्ड मटेरियल सेल ना कर सकें। तो वो जो एक्टिविटीज हैं उसको हम कॉमर्स के अंडर में क्लासिफाई कर देते हैं। ये क्या होती हैं हम ब्रॉडली अभी आगे जाकर नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं एक एक करके कि इंडस्ट्री क्या चीज है उसको आगे क्लासिफिकेशन करेंगे और कॉमर्स क्या चीज है उसको और आगे क्लासिफाई करेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इंडस्ट्री। तो पहले इंडस्ट्री की बात करते हैं। The term industry is used for activities in which mechanical appliances and technical skills are involved. तो इंडस्ट्री एक ऐसी टर्म है जो कि हम कब यूज करते हैं, एक ऐसी एक्टिविटी में जहां पर कि
मैकेनिकल अप्लायंसेस एंड टेक्निकल स्किल्स आर इन्वॉल्व। अब देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जा रहा है, तो हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ उसका मैनेजमेंट बड़ा ज़रूरी है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी यही चीज़ बताई थी। तो जब हमारे पास इतने सारे गुड्स और मटेरियल्स अवेलेबल हैं, हर तरह के हमारे पास जो है गुड्स और मटेरियल्स अवेलेबल हैं इन द मार्केट, तो उसके लिए हमारे पास उस तरह के मैकेनिकल अप्लायंसेस, नई टेक्नोलॉजी, नए टेक्निकल स्किल्स इन्वॉल्व जो हैं, जो हम करते हैं, वो होने बड़े ज़रूरी हैं। इसी तरह से हमें टेक्निकल नॉलेज रखने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे कारीगर हैं, वो भी टेक्निकल स्किल्स उनके पास होने चाहिए। तो इंडस्ट्री जो है एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पर कि हम इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं। इसके आगे दीज इंक्लूड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम टेक्निकल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए जो इंडस्ट्री है वो कुछ और तरह से भी हो सकती है, जैसे कि ब्रीडिंग और रेजिंग ऑफ एनिमल्स। हम देखते हैं पोल्ट्री फॉर्म्स हैं, जैसे पोल्ट्री फॉर्म्स में, या जो मुर्गी पालन जिसको बोलते हैं, या हनी बी का जो है हम ग्रोथ करते हैं। इसी तरह से और भी कुछ एक ऐसी हैं, जैसे नर्सरीज हैं जहाँ पर कि हम इनको प्रोड्यूस करते हैं। तो इंडस्ट्री जो है इट इज़ नॉट अ स्मॉल टर्म, ये बहुत ब्रॉडली हम क्लासीफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा और इसको डिस्कस करते हैं इन नेक्स्ट स्लाइड्स। तो अगर हम बात करें इंडस्ट्री जो है, इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड फॉर क्लस्टर ऑफ ग्रुप्स। क्लस्टर मीन्स कि एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं इन द नेक्स्ट स्लाइड। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेफर्स टू ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल गुड्स फ्रॉम कॉटन। मतलब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व होंगी। जैसे कि अगर बड़े बड़े हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें, जैसे कि सियाराम्स है, श्री राम करके जो है, SHM है, या फिर यानिंग की बहुत सारी अलग अलग कॉटन की इंडस्ट्रीज हैं। तो अगर हम उन सब ऑर्गेनाइजेशंस को एक क्लस्टर के फॉर्म में, ग्रुप के फॉर्म में अगर हम बात करना चाहें, तो उसको हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोल सकते हैं। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो आगरा से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर एक शाह मार्केट है। अब शाह मार्केट एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है जहां पर कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं मिलता है, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारे सामान मिलते हैं, जिसमें कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं, अलग अलग बिजनेसेस इन्वॉल्व हैं। अगर मोबाइल्स की बात करें तो ओप्पो, वीवो, आसूस, LG, बहुत सारे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इन्वॉल्व हैं। तो ये सारी की सारी मिलकर, सिर्फ मैं मोबाइल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी अलग इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, उसके एक्सेसरीज हैं, तो वो सबको अगर क्लस्टर, एक ग्रुप के फॉर्म में अगर हम बात करना चाहें, तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बोलेंगे। इसी तरह से आगे अगर हम बात करें बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि अगर हम टाटा इंश्योरेंस की बात करें, ICICI है, HDFC है, SBI इंश्योरेंस है, तो ये सारी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको मिलकर एक क्लस्टर के फॉर्म में, एक ग्रुप के फॉर्म में हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री बोल सकते हैं। अब इंडस्ट्रीज को आगे हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। उसको हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री की। 3 तरह से हम इसको क्लासीफाई करते हैं। 1 इज प्राइमरी, नंबर 2 इज सेकेंडरी, नंबर 3 इज टर्शरी। तो एक एक करके बात करें तो पहले जो है दैट इज प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी मीन्स होता है जब बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज जो होती है, स्टार्टिंग बेसिक चीज जो है, दैट इज प्राइमरी। तो प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज है जिसमें कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जहां से स्टार्टिंग होता है, ओरिजिन होता है। इसको भी आगे हम 3 तरह से, 2 तरह से जो है आगे क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड नंबर 2 इज जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री को हम यहां पर पहले डिस्कस करते हैं। एक्सट्रैक्शन वर्ड जो है हम यूज करते हैं जब हम किसी चीज को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ के अंदर से जब हम उसको बाहर निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ किसी भी मटेरियल को जो हम निकालते हैं, दैट इज एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जहां पर कि हम धरती के अंदर से किसी प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं।
मीन्स जो नेचर से हमें जो है वो चीज मिल रही है, तो उस चीज को हम बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जैसे कि सॉइल, वाटर, एयर, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो दीज आर आल्सो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बिकॉज हम ये नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर, माइनिंग, माइनिंग में हम कोल, पेट्रोलियम, ये सब चीजें माइन करते हैं फ्रॉम द अर्थ। इस तरह से हंटिंग, ये भी हमें नेचर से हमें जो है हमें मिलता है। फिशिंग, क्वेरिंग, क्वेरिंग मीन्स जो हमारे कुछ एक पत्थर होते हैं जो हम बिल्डिंग स्टोन्स में यूज करते हैं, तो उसको एक्सट्रैक्ट करना जो है अर्थ के अंदर से, तो दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के। तो कुछ जो इंडस्ट्रीज इन सब चीजों में डील करती हैं, तो उसको हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर कैटेगराइज करेंगे। उसके बाद सेकंड जो है दैट इज जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री में हम दूसरी तरह के कुछ एक जो है ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, जहां पर कि हम मल्टीप्लाई करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं सर्टेन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो। अलग अलग तरह के प्लांट्स को जनरेट करना, रिप्रोड्यूस करना, मल्टीप्लाई करना, उसके अलग अलग स्पीशीज को प्रोड्यूस करना, ना सिर्फ प्लांट्स को बल्कि एनिमल्स को भी। तो वो इंडस्ट्री जो इन सब कामों में इन्वॉल्व है उसको हम जेनेटिक इंडस्ट्री बोलते हैं। इसके एग्जांपल देखिए, यहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग नर्सरीज हैं, जहां पर कि हम अलग अलग तरह के जो हैं प्लांट्स, जो ट्रीज हैं, जो हमारे फ्रूट्स हैं, उनको जनरेट करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, फिश फार्म्स, इस तरह के कुछ एक और हमारे पास जो है ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां जो कि इन चीजों में डील करती हैं। तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज है उसको हम जेनेटिक इंडस्ट्री में हम क्लासिफाई करते हैं। दूसरी तरह की जो इंडस्ट्री है दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी मींस प्राइमरी के बाद वाला। तो ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कि हम उन मटेरियल्स को जो कि हम प्राइमरी इंडस्ट्री में हम एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, उनको यूज करते हैं सेकेंड लेवल पर, ताकि हम जो मटेरियल प्राइमरी लेवल पर एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं उसको हम प्रोसेस करें इंडस्ट्री के अंदर, और उसके बाद हम अपने गुड्स को फाइनल कंजम्पशन के लिए अपने कस्टमर तक पहुंचा सकें, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली थ्रू द प्रोसेसिंग और इन द इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो हम प्राइमरी से जो हमें चीज मिली है उसको प्रोसेस करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें जो दूध है वो नेचर से मिलता है, उसके बाद उसको हम एज इट इज यूज कर सकते हैं, या फिर दूसरी चीज ये हो सकती है कि उसको हम प्रोसेस करें इंडस्ट्री में ताकि उसके बाय प्रोडक्ट्स बने। ठीक है, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसमें कि हम प्राइमरी इंडस्ट्री से जो हमारे मटेरियल, जो हमारे गुड्स जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है, वो चीज़ें हम प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद या तो फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज़ करें या फिर उसको अदर प्रोसेस में डालने के लिए, प्रोसेस में डाल के इंडस्ट्रियल यूनिट्स में उसको फर्दर आगे कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो दोज इंडस्ट्रीज आर सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, द माइनिंग ऑफ एन ओर इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री। आयरन ओर, हमें आयरन की ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट करना जो है वो काम प्राइमरी इंडस्ट्री का है, लेकिन वो जो आयरन ओर हम निकाल चुके हैं उसके बाद सेकेंडरी इंडस्ट्री में हम उस आयरन ओर से स्टील को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील इज अ सेकेंडरी इंडस्ट्री। इस एग्जांपल को दोबारा देखिए, सबसे पहले तो हमने प्राइमरी इंडस्ट्री में मींस हमने अर्थ के अंदर से आयरन ओर को माइन कर लिया, और उसके बाद सेकेंडरी लेवल पे हमने उस आयरन ओर को हमने स्टील में मैन्युफैक्चर किया, तो दैट इज कॉल्ड योर सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है आगे फर्दर हम दो तरह से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, वन इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सेकेंड इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब ये क्या चीजें हैं मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, इसको देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है ये वो इंडस्ट्री है जहां पर कि हम मैन्युफैक्चर करते हैं। हमारे पास देखिए, जो सेकेंडरी में हमारे पास प्राइमरी इंडस्ट्री से हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आए हैं उसको हम आगे कंज्यूम करने के लिए मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो बहुत सारे डाइवर्स हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट जो है जो कि हम कंज्यूम करना चाहते हैं, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन से उसको फिनिश करते हैं, फाइनल उसकी हम फिनिशिंग देते हैं, उसके बाद हम उसको कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं ताकि वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। ये देखिए, ये आगे जो है चार तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर वन इज एनालिटिकल इंडस्ट्री, नंबर टू इज सिंथेटिकल इंडस्ट्री,
नंबर 3 प्रोसेसिंग, एंड देन नंबर 4 इज असेंबलिंग। एनालिटिकल इंडस्ट्री की जगह अगर हम बात करें तो एनालिटिकल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का वो पार्ट है जहां पर कि हमारे जो बेसिक रॉ मटेरियल है उसको हम एनालाइज करते हैं, उसको एनालाइज करने के बाद उसको हम सेपरेट करते हैं इनटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। पहले उस प्रोडक्ट को एनालाइज किया, उसको अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड किया, सेपरेट किया, उसके बाद हम उसको कंज्यूम करते हैं। इसका एग्जांपल जो है मैं आपको बताऊं, जो क्रूड ऑयल है, जो पेट्रोलियम है, जो क्रूड ऑयल है, वो हमारे पास जब हमारे पास जिस हालत में हमारे पास अवेलेबल है उसको एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद उसको सेपरेट किया जाता है इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स। उस पेट्रोलियम से हमारे पास कैरोसिन निकलेगा, वैक्स निकलेगा, उसके बाद पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें जो हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये सारी चीज़ें हम उसमें से अलग कर देते हैं। तो वो इंडस्ट्री जो है उसको हम एनालिटिकल इंडस्ट्री बोलेंगे, जिसमें कि हम उस क्रूड ऑयल को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करें और उसके बाद उसको यूज़ करें। तो जैसे यहाँ पर मथुरा रिफाइनरी या पानीपत की रिफाइनरी जो है जहाँ पर कि हम ये काम करते हैं, तो दोज इंडस्ट्रीज और एनालिटिकल इंडस्ट्री। नंबर 2 इज सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसमें कि दो या दो से ज्यादा मटेरियल्स को कंबाइन करके, मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो वो इंडस्ट्री जो है दैट इज सिंथेटिकल इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल सीमेंट। सीमेंट प्रोड्यूस किया जाता है बाय मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंक्रीट, जिप्सम, कोल, इन सब चीजों को मिलाने के बाद हमारे पास जो है वो सीमेंट प्रोड्यूस होता है। तो सिंथेटिकली, सिंथेटिक मीन्स जब हम प्रोड्यूस करते हैं बाय मिक्सिंग टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स ताकि हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाए। तो सीमेंट इंडस्ट्री इज अ सिंथेटिकल इंडस्ट्री। नंबर 3 इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग में हमारे अलग अलग सक्सेसिव स्टेजेस पर हम मैन्युफैक्चरिंग को फिनिश, प्रोडक्ट को फिनिश करते हैं। जैसे कि शुगर इंडस्ट्री है, जो पेपर इंडस्ट्री है, इनको हम अलग अलग लेवल पर, अलग अलग प्रोसेस में हम प्रोड्यूस करते हैं। तो पहले तो जैसे शुगर इंडस्ट्री की अगर हम एग्जांपल लें तो पहले जो है गन्ना काटा जाएगा, उसके बाद उसको, उसका रस निकाला जाएगा, उसके बाद उसको हीट किया जाता है, उसके बाद मशीन में डाला जाता है। तो एक अलग अलग सक्सेसिव स्टेजेस पर जो है हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ताकि हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट जो है अवेलेबल हो सके। तो दैट इंडस्ट्री इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। देन नंबर 4 लास्ट इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबली मतलब क्या होता है? जोड़ना। अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट्स या जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको अगर हम कंबाइन करके हमारा एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो दैट इज कॉल्ड असेंबलिंग इंडस्ट्री। जैसे कि टेलीविजन है, कार है, ऑटोमोटिव की अगर बात करें तो बहुत सारे डिफरेंट ऑटोमोटिव पार्ट्स को असेंबल किया जाए, उसके बाद हमारे पास जो है वो कार रेडी होती है। इस तरह से कंप्यूटर है, हमारा मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन्स के भी अलग अलग पार्ट जो है अलग अलग कंट्रीज से हमारे पास आ सकते हैं और उसके बाद उसको एक जगह पर असेंबल किया जाए। तो वो जो इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो इंडिया के अंदर है, दोज आर असेंबलिंग इंडस्ट्रीज, जिसमें कि हम असेंबल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को, डिफरेंट मैकेनिकल कंपोनेंट्स को हम ज्वाइन करते हैं और उसके बाद उसको एक नए प्रोडक्ट में रीफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे 4 अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं। उसके बाद डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स, टनल्स हैं, कनाल्स हैं, या अदर कोई भी कंस्ट्रक्शन पर्पज से जो हम काम कर रहे हैं, वो सारा इन्वॉल्वमेंट जो 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 इंडस्ट्रीज कर रही हैं, दोज इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। इसमें बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स की जो है वो बड़ी डिमांड होती है। तो इस तरह के जो लोग हैं जो कि इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्चर्स हैं, तो वो इंडस्ट्रीज में हायर किए जाते हैं। देन थर्ड इज टर्शरी इंडस्ट्री। मैंने अभी और सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में बताया। अब तीसरी है टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो हम प्रोड्यूस कर चुके हैं, अब उन प्रोड्यूस्ड गुड्स को, सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो हमें फैसिलिटेट करती हैं, एक्टिविटीज सपोर्ट करती हैं, दोज इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड टर्शरी इंडस्ट्रीज। अगर ये सपोर्ट ना हो टर्शरी इंडस्ट्री का तो हो सकता है इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतना ज़्यादा हमारे वर्ल्ड में डाइवर्सिटी है कि हम इतने सारे गुड्स जो हम प्रोड्यूस कर चुके हैं कस्टमर तक पहुंच नहीं सकते जब तक कि हमारे पास ये टर्शरी इंडस्ट्रीज ना हो। इसमें कौन सी एक्टिविटीज हैं, ये इनको हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी बोल सकते हैं। ये क्या चीज़ होती है हम नेक्स्ट स्लाइड्स में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जब हम ट्रेड को डिस्कस करेंगे।
इसका एग्जांपल्स देखिए, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग है, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, ये वो हमारे एग्जांपल्स हैं टर्शरी इंडस्ट्रीज के जो कि सपोर्ट करते हैं हमारे बिजनेस में। जैसे कि ट्रांसपोर्ट, हमने प्रोड्यूस तो कर लिया मटेरियल, लेकिन उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जहां पर हमारा कस्टमर है, जहां पर हमारे होलसेलर्स हैं, हमारे डीलर्स हैं, वहां तक अगर हमने ट्रांसपोर्ट नहीं किया तो हमारा जो है प्रोडक्ट हमारे पास ही पड़ा रह जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट जो है वो हमें सपोर्ट करता है हमारी प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारे गुड्स हैं, जो हमारा फिनिश्ड मटेरियल है, वो हम ट्रांसपोर्ट कर सकें, हम ट्रांसमिट कर सकें टू आवर फाइनल कस्टमर। इसी तरह से बैंकिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग इंश्योरेंस हमें सपोर्ट करता है। बैंकिंग से हमें हमें अगर कोई फंड्स चाहिए, हमें लोन चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हमें बैंक से मिल सकती हैं। हमारे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए इंश्योरेंस जो है बड़ा ज़रूरी है। किसी भी तरह का जो है, हमें अगर चोरी डकैती या किसी आग जलने की या किसी हमारी फैक्ट्री में आग लग जाए, इस तरह की अगर के सपोर्ट में हमारे पास इंश्योरेंस है। वेयर हाउसिंग, वेयर हाउस मतलब माल गोदाम जिसको हम बोलते हैं, जहां पर कि हम फिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को हम रख सकते हैं। तो हमारे पास एक ऐसी जगह हमारे पास अगर हो, वेयर हाउस हो, जहां पर कि हमारा प्रोडक्ट सेल होने से पहले, कस्टमर तक पहुंचने से पहले हमारे पास हम रख सकते हैं, तो दैट इज योर वेयर हाउस। देन कम्युनिकेट करना कि मटेरियल आ चुका है, हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, उसकी पैकेजिंग करना, एडवर्टाइज करना। आप देखते होंगे टेलीविजन में या रेडियो में कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होने से पहले एडवर्टाइज हो जाता है। जैसे कि मूवीज की अगर हम बात करें, बाहुबली 1, बाहुबली 2, बाहुबली जब मूवी आ गई उसके बाद लोगों को बाहुबली 2 का बड़ा क्रेज हुआ, बट बाहुबली जब 1 आई थी तो उससे पहले एडवर्टाइज करना पड़ा हमें कि बाहुबली एक मूवी आ रही है जिसके ये हमारे कास्टिंग है और ये इस तरह की मूवी है, तो वो एडवर्टाइज हुई। तो ये एक ऐसा सपोर्ट हुआ जिसकी वजह से लोग जो है उसकी उसकी नीड जो है, डिमांड जो है वो बढ़नी शुरू हुई। इसी तरह से अगर कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि अगर कोलगेट की बात करें, कोलगेट वेद शक्ति करके नया प्रोडक्ट आया। अब वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होने से पहले उसको एडवर्टाइज किया जाता है ताकि कस्टमर को पता चल सके कि ये एक नया प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल होने वाला है या हो चुका है। तो एडवर्टाइजमेंट भी हमें सपोर्ट करता है। तो ये वो इंडस्ट्रीज हैं, टर्शरी इंडस्ट्रीज, जो कि हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो हम प्रोड्यूस कर चुके हैं उसको सपोर्ट करता है, ताकि हमारे कस्टमर की नीड जो है हम बाद में सेटिस्फाई कर सकें। ओके, तो बिजनेस का फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। नंबर 2 इज कॉमर्शियल इंटरप्राइजेज। कॉमर्स की हम जब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए ये कॉमर्स वो कॉमर्स नहीं है जो हम कॉमर्स साइड पे हम बात करते हैं। एक इंजीनियरिंग साइड है, कॉमर्स साइड है, दैट इज नॉट दैट कॉमर्स। तो कॉमर्शियल एंटरप्राइजेज की हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बिजनेस में। बिजनेस में मैंने आपको बताया 2 पार्ट्स हैं। पहला जो है हम डिस्कस कर चुके हैं इंडस्ट्री, और उसका क्लासिफिकेशन भी हम पढ़ चुके हैं। नंबर 2 इज कॉमर्स। अब कॉमर्स में आगे 2 तरह से हम इसकी एक्टिविटीज को डिफाइन करेंगे। नंबर 1 इज ट्रेड, नंबर 2 इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो पहले हम ट्रेड की बात करते हैं। ट्रेड कोई नया वर्ड नहीं है हमारे लिए। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इट इज टर्म्ड एज ट्रेड। ट्रेड मतलब बाय करना और सेल करना। किसी भी गुड्स और सर्विसेज को जब हम बाय करते हैं, सेल करते हैं, इन दोनों ही चीजों का जो है लेन या देन जो है, दैट इज टर्म्ड एज ट्रेड, जिसको हम बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में हम हिंदी में बोलते हैं व्यापार करना। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज टर्म्ड एज ट्रेड। जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले एक एग्जांपल दिया था कि पुराने जमाने में ट्रेडिंग कैसे होती थी कि अगर किसी के पास गुड़ है वो गुड़ दे देता था, चीनी ले आता था, या चावल है, चावल देकर गेहूं को ले लेना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो दैट वाज आल्सो ट्रेड। बट आजकल हम क्या करते हैं, मॉनिटरी रिक्वायरमेंट आजकल बढ़ चुकी है, डाइवर्सिफिकेशन इतना हो चुका है प्रोडक्ट्स का कि हम उस तरह की ज़रूरत के अलावा हमारी जो हमारी डिमांड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं। तो हम क्या करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं। तो उसके लिए जब हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं गुड्स को, तो उस एक्टिविटी को हम ट्रेड बोलते हैं। और वो एक्टिविटीज जो कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था टर्शरी इंडस्ट्री में, उसी तरह से ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वो सर्विसेज हैं जो कि हमारे परचेज और सेल ऑफ गुड्स को फैसिलिटेट करती हैं, सपोर्ट करती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट। तो ये सारी जो है उसको हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी बोलते हैं। तो कॉमर्स में इसमें दोनों ही चीजें हैं, बोथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, दैट इज ट्रेड एज वेल एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब इनको अगर हम आगे क्लासिफाई करें, ट्रेड रेफर्स टू सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जैसे कि अभी हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। तो इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस अवेलेबल टू अल्टीमेट कस्टमर और यूजर।
मैं दोबारा से इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूं कि अगर हमारे इस प्रेजेंट वर्ल्ड में हमारे पास ये ट्रेड नहीं होगा, टर्शरी इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, तो हमारा जो बिजनेस है वो फेल हो जाएगा। इतना ज़्यादा ब्रॉड लेवल पर हम जो है उसको उसको हम नहीं प्ले कर सकते। रीज़न, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतनी ज़्यादा हमारा डाइवर्स हमारा मार्केट है, हमारी डिमांड्स कस्टमर की इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती हैं, और हमारे जो गुड्स हैं सर्विसेज हैं वो इतने ज़्यादा ब्रॉडली डाइवर्स्ड हैं कि हम अपने कस्टमर तक, अपने फाइनल कंज्यूमर तक जो है अपना प्रोडक्ट पहुंचाने में सक्षम नहीं होंगे जब तक कि हमारे पास ट्रेड का ऑप्शन नहीं होगा। एक बिजनेस है जिसमें कि हमने बहुत सारा मटेरियल जो है प्रोड्यूस करके रख लिया। अब प्रोड्यूस करने के बाद हमारे पास कस्टमर फैक्ट्री में नहीं आता है, वो पास की रिटेल शॉप में आता है। रिटेल शॉप वाला होलसेलर से परचेज करता है। तो एक चेन है। तो इस चेन की हेल्प से ही हमारे पास ये जो हमारा जो गुड्स हैं जो हम प्रोड्यूस कर चुके हैं वो अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंच पाते हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू अंडरटेक प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑन अ लार्ज स्केल। तो बड़े लेवल पर हम बिजनेस को वी कैनॉट प्ले। ट्रेड आगे दो तरह से हम क्लासिफाई करते हैं। नंबर वन इज इंटरनल ट्रेड, नंबर टू इज एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, ये बड़ा कॉमन सा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पहले से नॉलेज है। इंटरनल ट्रेड या जिसको हम होम ट्रेड भी बोल सकते हैं। इंटरनल ट्रेड मैंने अभी आपको बोला कि गुड्स का लेन देन करना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स या परचेज करना या सेल करना जो है दैट इज कॉल्ड ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड यहां पर मैं आपको यहां पर जो बता रहा हूं, इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड है जहां पर कि हम परचेजिंग और सेलिंग करते हैं गुड्स और सर्विसेज का विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। एक पूरे देश के अंदर जो है अगर हम लेन देन कर रहे हैं प्रोडक्ट्स का या सर्विसेज का, तो उस ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अगर आप अंदर ये ट्रेड कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड या होम ट्रेड। ये दो तरह से हो सकता है, वन इज होलसेल, नंबर टू इज रिटेल। ये बड़ा कॉमन सा है, इसको हम नॉर्मल लाइफ में भी हम जो है यूज करते हैं कि होलसेल वाली मार्केट है या रिटेल मार्केट है। तो होलसेल ट्रेड वो ट्रेड है जबकि व्हेन गुड्स आर परचेज एंड सोल्ड इन बल्क, बहुत बड़े लेवल पे, बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जब हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं होलसेल ट्रेड। और अगर छोटे लेवल पर कंपैरेटिवली, अगर स्मॉलर लेवल पर हम परचेजिंग या सेलिंग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिटेल ट्रेड। जैसे कि किसी एक फैक्ट्री से बहुत ज्यादा लेवल पे जो है हमारे पास सामान आया, तो वो हम कस्टमर नहीं लेगा, कस्टमर तो रिटेल शॉप से लेगा। फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर है, उसको आज एक साबुन की टिक्की चाहिए, डेटॉल का साबुन चाहिए अभी। तो अभी वो दुकानदार पे जाएगा, वो दुकानदार पे जाकर बोलेगा कि साहब मेरे को एक साबुन की टिक्किया चाहिए। वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे को एक पूरा कार्टून दे दो साबुन का, क्योंकि उसकी नीड उतनी ज़्यादा नहीं है। उसको सिर्फ एक या 4 या 5 या 10 साबुन की टिक्की वो जो है एक बार में लेकर जा सकता है। उससे ज़्यादा उसकी डिमांड ही नहीं, उसके ज़्यादा उसकी नीड ही नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो जो है दैट इज कॉल्ड रिटेल ट्रेड। जब हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं एक छोटे लेवल पर, लेकिन वो जो रिटेल शॉप वाला है, वो जो दुकानदार है जहां पर कि उसने 10 साबुन की टिक्की वो खरीद कर लेकर गया, तो उसके पास तो बहुत ज्यादा अमाउंट में वो साबुन पड़ा होगा। तो उसने क्या किया था कि एक होलसेलर मार्केट से जाकर, होलसेल जो उसका दुकानदार है उसके पास जाकर उसने वहां से 10 टिक्की नहीं खरीदी, उसने वहां पर पूरे पूरे कार्टून खरीदे होंगे, जिसमें कि एक कार्टून के बीच में हो सकता है कि 100 टिक्की हो साबुन की। तो जब बड़े लेवल पर हम सेलिंग या परचेजिंग करते हैं तो दैट इज कॉल्ड होलसेल ट्रेड, और जब हम छोटे लेवल पर परचेजिंग और सेलिंग करते हैं दैट इज कॉल्ड रिटेल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड या होम ट्रेड वो ट्रेड है जिसमें कि हम किसी एक देश की इंटरनल बाउंड्रीज, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर जो ट्रेड करते हैं उसको हम इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। नंबर टू इज एक्सटर्नल ट्रेड या जिसको हम फॉरेन ट्रेड भी बोल देते हैं। फॉरेन मीन्स जो बाहर, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर की बात कर रहे हैं। तो इट कंसिस्ट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पर्संस और ऑर्गेनाइजेशंस। जरूरी नहीं सिर्फ दो लोगों के बीच में हो रहा है, यहाँ पर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो है वो ऑपरेट होती है चीजें, जबकि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर की बात हो, मतलब दो देशों के बीच में जब ये ट्रेड चलता है, दो या दो से ज्यादा देशों के बीच में। तो जैसे कि अभी चाइना से हम कितना सारा प्रोडक्ट जो है अभी तक परचेज कर रहे थे इंडिया के अंदर, तो उनके बीच में जो ट्रेडिंग होती है दैट इज एक्सटर्नल ट्रेड। अगर हम रशिया से, मलेशिया से, वियतनाम से कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के साथ में हम ट्रेड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को वहां से हम परचेज करते हैं, तो दैट टाइप ऑफ ट्रेड इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड, बिकॉज उसमें पूरे देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बीच में जो है
कनेक्शन है, एक्सचेंज हो रहा है। बट एक्सटर्नल ट्रेड आगे हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं 3 पार्ट्स में, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बड़ा एक कॉमन सा वर्ड है जो कि हम सबने सुना होगा। इंपोर्ट मतलब होता है कि हम किसी बाहर की कंट्री से दूसरी कंट्री से परचेज कर रहे हैं, जब प्रोडक्ट अपनी कंट्री के बीच में लेकर आ रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड। हम जैसे मैंने अभी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बात की, चाइना से हम कितनी सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं या करते थे। वियतनाम से हम जो है हम इलेक्ट्रॉनिक जो अप्लायंसेज है उसको इंपोर्ट करते हैं इनटू इंडिया, तो दैट इज इंपोर्ट ट्रेड। इसके ऑपोजिट अगर हम किसी बाहर की कंट्री में कोई चीज को हम सेल करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। हमारे देश से स्पाइसी जो है, मसाले, अचार, ये सब चीजें जो है हम सेल करते हैं। इसी तरह से हमारे जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो सारे एक्सपोर्ट होते हैं। हमारा देश का कपड़ा जो है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। जो हमारे अनाज है उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं टू डिफरेंट अलग अदर ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो। जैसे नेपाल में हम बहुत सारी चीज़ें हम जो एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेडिंग हो रही है तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। जब हम अपने कंट्री से दूसरी किसी कंट्री पे हम चीज़ को ट्रांसफर करते हैं, बेच देते हैं, तो दैट इज एक्सपोर्ट। अब तीसरी बात करते हैं विच इज न्यू टू सम स्टूडेंट्स, दैट इज एंट्री पोर्ट ट्रेड। एंट्री पोर्ट ट्रेड जो है वो ट्रेड है जिसमें कि हम इंपोर्ट करते हैं किसी एक कंट्री से और एक्सपोर्ट करते हैं टू अदर कंट्री। मतलब एक मिडल मैन का जो है हम रोल प्ले करते हैं एंट्री पोर्ट ट्रेड में। जैसे कि चाइना से सामान हमें सस्ता मिल रहा है, वहां पर कस्टम ड्यूटीज कम है, तो हमें जो है सामान बहुत सस्ता मिल जाएगा, टैक्सीज जो है वो कम लगेंगे। वो कस्टम ड्यूटीज की वजह से हमने उस सामान को सस्ते में खरीद लिया। कोई भी एक प्रोडक्ट है, हमें उसकी जो कीमत पड़ी है वो 10 रुपए पड़ी है, लेकिन वो कीमत वो हमने यहाँ पर मैन्युफैक्चर नहीं किया, वो हमने चाइना से खरीदा, इंपोर्ट किया है। लेकिन वो 10 रुपए की चीज हम 12 रुपए में अगर किसी और कंट्री को बेच दें, नेपाल को बेच दिया वो चीज और 2 रुपए मुनाफा ले लिया उस प्रोडक्ट में, उस पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट है उसमें 2 रुपए मुनाफा ले लिया, तो एक कंट्री से हमने इंपोर्ट किया लेकिन दूसरी कंट्री में उसी प्रोडक्ट को हमने एक्सपोर्ट कर दिया और उसमें से कुछ प्रॉफिट भी कमा लिया। तो इस तरह का जो ट्रेड है उसको हम एंट्री पोर्ट ट्रेड बोलते हैं। तो ये जो है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट, तो एक्सटर्नल ट्रेड जो है 3 तरह से हमने इसको क्लासिफाई किया। द नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो वो एक्टिविटीज जो कि असिस्ट करती हैं, हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं टर्शरी इंडस्ट्रीज में, जो कि सपोर्टिव रोल प्ले करती हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट क्या करता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हमारा प्रोडक्ट है, हमारे गुड्स हैं, रेडी हो चुके हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाएं। जैसे कि जमशेदपुर में टाटा जो ऑटोमोबिल्स हैं वहां पर बने, लेकिन वहां से देश के कोने कोने तक जो है उसको ट्रांसपोर्ट किया गया। बैंकिंग सर्विसेज, ताकि हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सके, लोन्स मिल सके, पैसा इन्वेस्ट जो अगर हमें करना है, हमारे पास नहीं है लेकिन हमारे बिजनेस की ज़रूरत है, तो हम बैंक से असिस्ट ले सकते हैं। इंश्योरेंस, हमारे बिजनेस के रिस्क के लिए इंश्योरेंस जो है वो ज़रूरी है। वेयर हाउसिंग, ताकि हमें स्टोरेज फैसिलिटी मिल सके। एडवर्टाइजिंग, ताकि इंफॉर्मेशन जो है शेयर कर सकें। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोलगेट वेद शक्ति प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, ये हमें एडवर्टाइजमेंट से पता चल जाता है। बाहुबली 1 आने वाली थी तो हमें पहले पता चल गया था कि ये मूवी आने वाली है, प्रोमोज से पता चल जाता है। तो ये वो एक्टिविटीज हैं जो ट्रेड की, जो कि सपोर्टिव रोल प्ले करती हैं। तो अगर एज अ होल अगर हम बात करें इस पूरे जो बिजनेस को, तो इस यहाँ पर एक पूरा चार्ट लाइन डायग्राम से हम यहाँ पर समझने की बात करते हैं। बिजनेस जो है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। नंबर 1 इज इंडस्ट्रियल एंड नंबर 2 इज कमर्शियल एंटरप्राइज। तो इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज और कमर्शियल एंटरप्राइज ब्रॉडली हमने बिजनेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। इंडस्ट्री को हमने आगे फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में मैंने आपको बताया जो स्टार्टिंग में होता है, इसको 2 पार्ट्स में आगे भी हमने इसको क्लासिफाई किया था, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव में मैंने आपको बताया कि जो हम अर्थ से, नेचर से हमें जो चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि दूध, दही, ये सब चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं। ब्रीडिंग हो गया, हमें एग्रीकल्चर है या हमें माइनिंग ऑफ ओर्स है, ये सारी चीज़ें एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में है। और जेनेटिक में हमने जो है ब्रीडिंग, पोल्ट्री फार्म्स या इस तरह की जो इंडस्ट्रीज जो है जिसमें कि हम रीजनरेट करते हैं इनटू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो दोज आर
जेनेटिक इंडस्ट्रीज, तो ये प्राइमरी इंडस्ट्री में आ गया। उसके बाद सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसमें कि हमने प्राइमरी इंडस्ट्री से जो चीज़ मिल चुकी है उसको आगे फर्दर एक स्टेप नेक्स्ट लेकर जाएंगे ताकि हमारे कस्टमर तक वो जो है चीज़ फिनिश प्रोडक्ट पहुंच सके। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि प्राइमरी से हमें आयरन ओर जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है माइनिंग करने के बाद उसको हम स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो दैट इज योर सेकेंडरी इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज टर्शियरी इंडस्ट्री। अच्छा, सेकेंडरी इंडस्ट्री भी आगे मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको पार्ट दो अलग अलग बताए थे। मैन्युफैक्चरिंग में एनालिटिकल, जिसमें कि हम एनालाइज करते हैं और उसके बाद अलग अलग कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको रिफाइनरी का एग्जांपल दिया। नेक्स्ट वॉज सिंथेटिकल, जब हम 2 या 3 चीज़ें मिलाकर, जैसे सीमेंट की बात जब हमने की कि उसमें अलग अलग जिप्सम, कोल, इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद हम सीमेंट तैयार करते हैं, तो दैट इज सिंथेटिकल इंडस्ट्री। नंबर 3 इज प्रोसेसिंग, जब हम प्रोसेस करते हैं इनटू डिफरेंट पार्ट्स, जैसे कि शुगर की बात की, एक लेवल के बाद दूसरे प्रोसेस के बाद तीसरे प्रोसेस के बाद, तो एक प्रोसेस में जब हम काम करते हैं तो दैट इज योर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। एंड नंबर 4 वॉज असेंबलिंग, इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया, इलेक्ट्रॉनिक या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो है हमारे देश में, दोज आर असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। और सेकंड पार्ट वाज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम डैम्स हैं, ब्रिजेस हैं, कैनाल्स हैं, रिवर्स हैं, इन सब चीज़ों को जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, इनके कंस्ट्रक्शन के लिए, डैम ब्रिजेस के लिए जो हम काम करते हैं, दोज आर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। एंड थर्ड टर्शरी इंडस्ट्री वाज द सपोर्टिव एक्टिविटीज, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब चीज़ें जो हैं वो टर्शरी इंडस्ट्रीज हैं। इसके ऑपोजिट सेकंड पार्ट में अगर हम देखें कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस की, जब हम बात करते हैं तो कॉमर्शियल एंटरप्राइज में हमने दो पार्ट डिस्कस किए। नंबर 1 वाज ट्रेड, नंबर 2 इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ट्रेड दो तरह का हुआ, नंबर 1 इंटरनल ट्रेड, नंबर 2 इज एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को हम होम ट्रेड भी बोलते हैं। होम ट्रेड मीन्स हमारे देश की, कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर अंदर जब हम ट्रेड करते हैं, ये दो तरह से हो सकता है। वन वॉज होलसेल, नंबर 2 इज रिटेल। तो होलसेल का मतलब क्या हुआ कि जब हम ज्यादा बल्क अमाउंट में सेल परचेज करते हैं तो वो होलसेल ट्रेड कहलाता है। अगर हम स्मॉल लेवल पे, छोटे लेवल पे अगर हम रिटेल कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो दैट इज रिटेल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में हम ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, अपने देश की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं उसके बाहर की बात करते हैं। जब दो कंट्रीज के बीच में लेन देन हो रहा है तो दैट इज योर एक्सटर्नल ट्रेड, जिसमें कि हम 3 तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं: इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट। अगर हम अपने देश में चीज को खरीद कर लेकर आ रहे हैं, जैसे कि चाइना से हम इतना सारा मटेरियल जो है अभी तक इंपोर्ट कर रहे थे, तो इस तरह की जो ट्रेडिंग है दैट इज योर इंपोर्ट ट्रेड। अगर हम किसी बाहर के देश में किसी चीज को एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब माल को बेच रहे हैं बाहर, तो दैट इज योर एक्सपोर्ट। हमारी कंट्री से अनाज, फल और इस तरह के जो मसाले हैं ये हम एक्सपोर्ट करते हैं। एंड नंबर 3 वॉज एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट ट्रेड में एक कंट्री से हमने परचेज किया, दूसरी कंट्री को हमने सेल कर दिया और हमने उसमें से कुछ प्रॉफिट भी कमा लिया, तो दैट इज योर एंट्री पोर्ट ट्रेड। और सेकंड वाज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो कि सपोर्टिव एक्टिविटीज हैं, जो कि हमने हमने टर्शरी इंडस्ट्री में उसको डिस्कस किया। तो दिस वाज ऑल अबाउट बिजनेस, इंडस्ट्री एंड ट्रेड।